हेलो क्लास 10th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एथेनोइक अम्ल के उपयोग। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण हम सब बात कर चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कि एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है ना। तो एथेनोइक अम्ल के बहुत सारे उपयोग हैं, कुछ उपयोग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो डाइल्यूट एथेनोइक अम्ल है जिसको तनु एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना, जो तनु एथेनोइक अम्ल, इसका प्रयोग अचार को बनाने में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, जो सिरका हम जिसको कहते हैं। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि एथेनोइक अम्ल को अगर पानी में मिलाया जाए तो वो सिरका बनता है, उसका 4 से 5% सॉल्यूशन जो भी है वो विनेगर कहलाता है या सिरका कहलाता है। तो जो डाइल्यूट एथेनोइक अम्ल जिसको हम सिरका भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका उपयोग अचार को सुरक्षित करने में यानी खाद्य परिरक्षक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला उपयोग तो यही है कि तनु एथेनोइक अम्ल जो सिरका है का उपयोग अचार को परिरक्षण माने उसको सुरक्षा, उसकी सुरक्षा करने के लिए, परिरक्षण करने के लिए किया जाता है, यानी जो एथेनोइक अम्ल है जिसको हम सिरका कहते हैं, उस सिरके का प्रयोग, जो विनेगर है उसका प्रयोग अचार को संरक्षित करने में किया जाता है, यानी जो अचार है वो खराब ना हो, उसको खराब होने से बचाने के लिए उसका प्रयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग देखिए, नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। जो दूसरा उपयोग है एस्टर के निर्माण में, जैसे हम एस्टरीकरण की अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, तो जो एस्टर है उस एस्टर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं एस्टरों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तीसरा अनुप्रयोग या तीसरा उपयोग जो है, जो रंजक हैं, डाई हैं, विभिन्न रंजकों, रंजक यानी डाई जो रंग पैदा करते हैं, विभिन्न रंजक हैं, प्लास्टिक है ना, और बहुत सारी मेडिसिन, औषधियों के निर्माण में, यानी विभिन्न जब औषधियों का निर्माण करते हैं तो उसमें भी एथेनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चौथा उपयोग और अंतिम उपयोग जो हम कहते हैं कि जो एथेनोइक अम्ल है वो लेटेक्स से रबर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। लेटेक्स होता है ना, लेटेक्स होता है जो रबर के पेड़ से जो दूध नुमा पदार्थ निकलता है उसको लेटेक्स कहा जाता है। तो लेटेक्स से रबर के निर्माण में, जैसे हम दूध होता है ना, दूध को अगर फाड़ते हैं तो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसको पनीर कहते हैं हम, वैसे ही रबर का जो मिल्क होता है जो लेटेक्स कहलाता है, उसको जब हम स्कंदित करते हैं, स्कंदित माने जमाना, जब हम उसको स्कंदित करते हैं तो हमको रबर का निर्माण होता है। तो ये कुछ उपयोग थे एथेनोइक अम्ल के। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं डेली, साबुन व अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक, ठीक है ना, सोप एंड डिटर्जेंट, जो सर्फ वगैरह आप प्रयोग करते हैं उनको अपमार्जक कहते हैं, ठीक है ना। तो अपमार्जक माने होता है साफ करना। तो कोई भी पदार्थ जो जल में सफाईकरण की प्रक्रिया करता है उसको अपमार्जक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे हाथ सपोज करो गंदे हैं और हम खाली पानी से अपने हाथ को धोते हैं तो वो साफ नहीं होंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा साबुन या अपमार्जक चूर्ण जो पाउडर होता है, सर्फ पाउडर, उसको आप अपने हाथों में लगाते हैं तो आपके हाथ आसानी से साफ हो जाते हैं। तो अपमार्जक या जो साबुन का जो काम है वो क्या है, सफाईकरण की प्रक्रिया या शोधन की प्रक्रिया। तो हम अपमार्जक की परिभाषा क्या लेते हैं, हम कहते हैं कोई भी पदार्थ जिसमें जल में शोधन की क्रिया होती है,
जल में शोधन की क्रिया होती है अपमार्जक कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। तो अपमार्जक यानी साफ करना, जैसे गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध हमारी प्रकृति को साफ करते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको खाने का काम करता है, तो उनको भी अपमार्जक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं ना। तो वैसे ही यहां रसायन में हम साबुन और अपमार्जक का प्रयोग कब करते हैं? हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो जल में शुद्धिकरण की प्रक्रिया करता है, यानी विभिन्न पदार्थों को साफ करने का काम करता है, उनको हम क्या कहते हैं? साबुन या अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है ना, सिंपली अपमार्जक कहते हैं। अब अपमार्जक जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं सामान्यतया। अपमार्जक आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अपमार्जक कौन है? एक तो होता है साबुनी अपमार्जक, एक कहलाता है साबुनी अपमार्जक, जिनको सामान्यतः हम साबुन नाम दे देते हैं। और दूसरे होते हैं असाबुनी, साबुन रहित साबुन कहा जाता है इसको, असाबुनी अपमार्जक, जिसको हम सिंपली अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक शब्द को इतना टिपिकल मत लेना। अपमार्जक माने होता है साफ करने वाले कोई भी पदार्थ। तो साफ करने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो साबुनी, यानी जिसमें साबुन के नुमा जो साबुन का जो स्पर्श होता है, वो साबुन रूपी स्पर्श होता है, तो उनको हम साबुनी अपमार्जक कह देते हैं। दूसरे जो नॉन सोपी नेचर के होते हैं उनको असाबुनी अपमार्जक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत डिटेल में हमने नहीं जाना है, तो इसमें हम अपने पहले टॉपिक पर बात करेंगे जो साबुन होते हैं। आखिर साबुन होते क्या है? हमने हमेशा नाम सुना है कि साबुन ये होते हैं, साबुन अलग अलग साबुनों के प्रकार आपने पढ़े हुए हैं, देखे हैं, पढ़े तो क्या है, देखे हुए हैं घर में, लेकिन वो साबुन होता क्या है आखिर? तो साबुन जो हैं वो सामान्यतया जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समझ रहे हो? जैसे हमने एथेनोइक अम्ल पढ़ा था, CH3COOH, ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं जिसमें COOS समूह होता है, ये पीछे नामकरण में हमने पढ़ा हुआ है। तो जिसमें COOS समूह होगा उनको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो साबुन की परिभाषा हम देते हैं कि साबुन उच्च वसीय अम्लों, उच्च वसीय अम्लों, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन जो है वो सामान्यतया उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं। जैसे इसमें तो आपको दो ही कार्बन दिख रहे हैं, तो ये निम्न वसीय अम्ल है। एक उच्च वसीय अम्ल होते हैं जिसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आपको उदाहरण बताऊं, साबुन का जो पहला उदाहरण है वो है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट ये एक साबुन है जो स्टीयरिक अम्ल से बनता है। ये किस अम्ल से बनता है? स्टीयरिक अम्ल। अब स्टीयरिक अम्ल क्या होता है? स्टीयरिक अम्ल होता है C17H35COOH, ये स्टीयरिक अम्ल है। देखो पहले कहा था उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल 17 कार्बन है इसमें 2 ही कार्बन थे। ये निम्न वसीय अम्ल है, इसमें 17 कार्बन है, इसको उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। यानी जिनमें बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं उनको उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। तो सोडियम स्टीयरेट एक प्रकार का साबुन है जो स्टीयरिक अम्ल से निर्मित होता है। तो हमने पहले क्या कहा? साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यदि इस H को हटा के इसकी जगह पर आप सोडियम या पोटेशियम को लिख दो तो वो साबुन बन जाएगा। जैसे C17H35COONA, इसका नाम है। देखो H को हटा के हमने Na लिख दिया तो इसका नाम हो गया सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट, तो ये एक प्रकार का साबुन हो गया। ऐसी सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हो, अगर K लिख देते तो उसका नाम पोटेशियम स्टीयरेट हो जाता,
ठीक है ना। दूसरा साबुन देखिए, दूसरा उदाहरण आपको लिखा रहा हूं, बाकी डिटेल में कल बताऊंगा। दूसरा होता है सोडियम पामीटेट। सोडियम पामीटेट, अब ये सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है। सोडियम पामीटेट ये बनता है पामीटिक अम्ल से, ये बनता है पामीटिक अम्ल से। पामीटिक अम्ल होता है C15H31COOH। देखो इसमें भी 15 कार्बन है, तो ये भी एक उच्च वसीय अम्ल है। अब आपने करना क्या है, इस H को हटा के इसकी जगह पे Na लिख देना है, तो क्या बन जाएगा C15H31COONA। तो ये हो गया सोडियम पामीटेट, ये एक प्रकार का साबुन है सोडियम पामीटेट। तो आपको दो प्रकार के साबुन मैंने बताए, एक होता है सोडियम स्टीयरेट जिसका सूत्र है C17H35COONA, दूसरा हो गया सोडियम पामीटेट जिसका सूत्र है C15H31COONA। तो ये दोनों ही एक प्रकार के साबुन हैं। साबुन हम पहले ही कह चुके हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कल बात करेंगे कि साबुन का निर्माण कैसे होता है, कैसे साबुन बनाया जाता है, या हम घर पे कैसे साबुन बना सकते हैं, वो आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।